तो नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है यूपी टेट 2026 में होने वाले एग्जाम से संबंधित आपके सीडीपी के पेपर होने वाले हैं। याद रखिएगा, आज के जो प्रश्न बनाए जा रहे हैं यूपी टेट 2018 10 नवंबर के एग्जाम से संबंधित है, जिसके अंतर्गत आप लोगों का टारगेट जो होगा आज 30 में से 20 प्रश्नों का होगा। मान लीजिए आज आप लोग एग्जाम में ही बैठे हैं, सीडीपी के 30 प्रश्न है, जिसमें से टारगेट आप लोगों का होगा यहाँ पे 20 प्रश्नों का। और जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ जाए। साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर वहां से भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। याद रखिएगा, 30 में से आज आप लोगों का टारगेट 20 प्रश्नों का होगा। समझिएगा कि आज आप लोग एग्जाम में ही बैठे हैं और बाल विकास यानी सीडीपी के आपके 30 प्रश्न हैं और 20 प्रश्न सही करने हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न हमारे यहाँ पे है, देखिए पूछा है कि विकास का अर्थ क्या है। यानी यूपी टेट 2018 10 नंबर का ये पेपर है, जिसमें पूछा गया है कि विकास का अर्थ क्या है। तो पहला हमारे यहाँ पे कह रहा है परिवर्तन की प्रक्रिया है, दूसरा कह रहा है कि अध्ययन की प्रक्रिया है, तीसरा कह रहा है कि खेल की प्रक्रिया है, और चौथा कह रहा है कि शिक्षा का प्रक्रिया है या फिर शिक्षा की प्रक्रिया है। राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा पहले का। तो यहाँ पे देखिए, विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें क्या है आप अनुभवों के साथ अपने जीवन में परिवर्तन करते चलते हैं। तो यहाँ पे अध्ययन की प्रक्रिया नहीं हो सकती है, क्योंकि ये बार बार बदलती रहती है। खेल की प्रक्रिया नहीं है, शिक्षा की प्रक्रिया नहीं है। राइट आंसर आपका जाएगा पहले के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का पहला आया है एकदम करेक्ट है। और अपना आंसर आप लोग का एक देखिए 30 प्रश्न है, 30 में से एक एक प्रश्न के 1 नंबर मिलेंगे। तो आप जिनका भी पहला सही हुआ समझ लीजिए उनका 1 नंबर सही हो गया है। अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में बताया गया है कि विकास का तात्पर्य संपूर्ण जीवन भर होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावात्मक परिवर्तनों से है, जो कि मात्र वृद्धि से नहीं बल्कि गुणात्मक बदलाव से भी है। यानी गुणात्मक मात्रात्मक दोनों ही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न देखिए हमारा कह रहा है कि बाल्यावस्था किस उम्र के बच्चों को कहते हैं। यानी यूपी टेट 2018 का भी पेपर है 10 नंबर का। यहाँ पे पूछा है कि 0 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 13 से 18 वर्ष, 0 से 3 वर्ष। तो सबसे पहले आप लगा लीजिए 0 से 6 वर्ष और 0 से 3 वर्ष, इन्हें लगा लीजिए आप शैशवावस्था। क्या शैशवावस्था में लगा लीजिए। 6 से 12 आपका बाल्यावस्था आ जाएगा, बाल्यावस्था आ जाएगा। और 13 से 18 जो आएगा आपका किशोरावस्था आ जाएगा। तो अब देखिए बाल्यावस्था, किशोरावस्था और यहाँ पे आपका आ जाएगा शैशवावस्था। तो यहाँ पे पूछा कौन सा है कि किसे कहते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था आपका देखिए ये दूसरे नंबर पे 6 से लेके 12 वर्ष, 6 से लेके 12 वर्ष के बच्चे जो होते हैं आपके बाल्यावस्था के अंतर्गत है। इसमें वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। ठीक है, वस्तु को देखकर विचार करना ये प्रारंभ कर देते हैं। तो बाल्यावस्था की अवधि जो होती है 6 से 12 वर्ष की होती है। आगे बढ़ते हैं इसकी व्याख्या पे। व्याख्या में क्या बताया गया है, बाल्यावस्था मानी जाती है 6 से 12 वर्ष, जिसमें संज्ञानात्मक, सामाजिक और यहाँ पे शारीरिक बदलाव होती हैं बहुत तेजी से। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है मस्तिष्क के विकास का प्रमुख कारण क्या है। ये भी यूपी टेट 2018 11 नंबर का है। याद रखिएगा 30 में से आज आप लोगों को यहाँ पे 20 प्रश्नों का टारगेट पूरा करना है। एक प्रश्न के लिए 1 नंबर दिए गए जाएंगे आप लोगों को। तो मस्तिष्क के विकास का प्रमुख कारण क्या है। पहला कहा है कि पोषण, खेल, टीबी, पढ़ाई। टीबी से मस्तिष्क का विकास नहीं होगा, पढ़ाई से नहीं होगा, खेल से नहीं होगा, लेकिन पोषण से होगा। अगर मान लीजिए 2 बालक हैं, इसे पौष्टिक आहार दिया जा रहा है, इसे पौष्टिक आहार देकर न कि यहाँ पे जो फास्ट फूड है उसे दिया जा रहा है। तो पौष्टिक आधार में आपके फल फूल सब्जियां आ जाएंगी और अंडा मछली ये सब आ जाएंगे। इसमें केवल है क्या है बाहरी फास्ट फूड आ रहे हैं। तो ये जो बालक होगा ये हेल्दी होगा, इसका विकास भी बहुत ही बेहतर तरीके से मस्तिष्क का होगा, लेकिन इसका क्या होगा धीमा होगा। तो राइट आंसर आपका किसके साथ जाएगा, पोषण के साथ जाएगा। यानी जितना अच्छा से आपको प्रोटीन की मात्रा मिलेगी आपका मस्तिष्क का विकास होगा। तो राइट आंसर पहले के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का 3 नंबर आ गया है एकदम बेहतर तरीके से उनकी तैयारी हो रही है। यहाँ पे देखिए विकास के अनुसार संतुलित पोषण बच्चे के मस्तिष्क के शारीरिक संज्ञानात्मक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे चौथे प्रश्न के लिए, तो चौथा प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कह रहा है प्रगति का मतलब क्या है। यूपी टेट 2018 10 नंबर का है। वांछनीय परिवर्तन, प्रतिकूल परिवर्तन, स्थिरता, शिक्षा। शिक्षा से तो नहीं है, यहाँ पे प्रगति की बात किया है तो शिक्षा से नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही प्रगति होगी। तो प्रगति का मतलब क्या होता है, स्थिरता यानी रुकावट नहीं, प्रतिकूल मतलब क्या है उसके विपरीत नहीं, वांछनीय परिवर्तन आपके व्यवहार में जो होता है उसे प्रगति कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका पहला ही सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इसकी व्याख्या पे। व्याख्या में बताया गया है कि प्रगति जो होती है वांछनीय परिवर्तनों को दर्शाती है, जिसमें सकारात्मक व्यवहार, सोच व क्षमताओं का विकास होता है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे यूपी टेट
2026 में पूछे जाने वाले प्रश्नों से ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये हैशटैग लगा लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। इसमें देखिए पूछा गया संवेदनशील अवधि क्या होती है। जब बच्चा जल्दी सीखता है, जब बच्चा नया नहीं सीखता है, खेलने की अवधि होती है, खाने की अवधि होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, 5वें का। तो देखिए यहाँ पे संवेदनशील अवधि उसे कहा जाता है जहाँ पे बालक की शुरुआती क्रम सीखने की होती है। तो यहाँ पे खाने की नहीं, खेलने की नहीं, जब बच्चा नहीं सीखता है, यहाँ पे जब बच्चा जल्दी सीखता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा पहले के ही साथ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या पूछा है हमारे यहाँ पे, पहले का आंसर जो होगा पहला ये होगा। यह वह समय है जब बच्चा जल्दी नए कौशलों और भाषा को ग्रहण करता है। जैसे 0 से 6 वर्ष के जो बालक होते हैं, यानी शैशवावस्था के मध्य और बाल्यावस्था के शुरुआती क्रम जो होते हैं, वही होता है आपका। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका ये, बाल विकास के में अधिगम का स्थान क्या है। ये प्रश्न पूछा है आपका 2018 में ही। ये भी प्रश्न सभी के सभी 2018 के प्रश्न चलाए जा रहे हैं। बाल विकास में अधिगम का स्थान क्या होता है। अधिगम मतलब होता है सीखना, इतना याद रखिएगा, सीखना। अधिगम जो होता है दबावपूर्ण होता है, इतना याद रखिएगा। प्रयासपूर्ण दबावपूर्ण होता है, इसमें सीखने के लिए आपको जोर दिया जाता है, लेकिन अर्जन के लिए आपको जोर नहीं दिया जाता है। तो अधिगम का मतलब होता है किसी निश्चित स्थान पे ही होगा। तो कह रहा सबसे महत्वपूर्ण होता है, महत्वहीन होता है, महत्वहीन जिसका कोई मतलब ना हो, तीसरा नहीं हो सकता, अंतिम नहीं हो सकता, क्योंकि आप जीवन पर्यंत सीखते चले जाते हैं। तो राइट आंसर आपका इसका भी आएगा पहला ही। जितने भी लोगों का यहाँ पे आया सबसे महत्वपूर्ण होगा, राइट आंसर पहला एकदम सही होगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है हमारा यहाँ पे कि अधिगम के बिना बाल विकास की कल्पना नहीं हो सकती है। इसके द्वारा व्यवहार में क्षमताएं बढ़ती है, एकदम सही है। अगर हम बात करेंगे 7वें प्रश्न की, तो 7वां प्रश्न कह रहा है कि कौन सा सिद्धांत पावलाव से संबंधित है। पावलाव से भी संबंधित देखिए प्रश्न आपके पूछे हैं। इन सभी लोगों से एक एक प्रश्न आपके आते हैं, इतना याद रखिएगा। यानी 6 प्रश्न आपके तो मनोवैज्ञानिक से आते हैं। इतना आप लोगों को मस्तिष्क में होना चाहिए कि इनसे जितने भी प्रश्न हैं उसको आप रिपीट कर लें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेगा आपका। तो कह रहा है कि शास्त्रीय अनुकरण से है, यहाँ पे कह रहा है आप रेटेंट अनुकरण से है, अंतर्दृष्टि से है, बच्चा केंद्रित से है। तो इसका देखिए यहाँ पे पूछा है पावलाव से संबंधित कौन सा है। तो शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है, शास्त्रीय अनुकरण का जो सिद्धांत है पावलाव से संबंधित है, पहला ही आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट इसके टॉपिक्स पे। इस पे बताया गया है पावलाव का जो यहाँ पे क्लासिकल यहाँ पे कंडीशनिंग जो सीखने का सिद्धांत है, इसमें तटस्थ उद्दीपन को उत्तरदायित्व उद्दीपन से जोड़ा गया है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 8वें प्रश्न की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पूछा है हमारा सामाजिक विकास किससे संबंधित है। कह रहा है दूसरों के साथ समायोजन से, केवल पढ़ाई से, केवल खेल से, केवल यहाँ पे परिवार से। तो यहाँ पे पूछा है समाजीकरण। समाजीकरण की बात किया है, याद रखिएगा। समाजीकरण विकास जो होता है किससे संबंधित है। तो ये जो जाएगा आपका दूसरों के साथ समायोजन से संबंधित है सामाजिक विकास, क्योंकि समाज में अगर आप रह रहे हैं तो सामाजिक क्रियाओं को आपको अपनाना पड़ेगा। अगर आप अपना ले रहे हैं तो उसमें परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तन अगर होगा तो आप क्या करेंगे, उसके साथ समायोजन कर लेंगे। तो राइट आंसर आपका पहला ही सही होगा। केवल पढ़ाई से नहीं होगा, केवल खेल से नहीं होगा, केवल अगर समय इसमें भी यूपी टेट में आ रहा है तो आप नेगेटिव ही समझिएगा। राइट आंसर पहले के ही साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इसकी व्याख्या में। कह रहा है कि सामाजिक विकास का अभिप्राय यह है कि समाज के अन्य सदस्यों के साथ सामंजस्य पूर्वक रहना और मित्रता सहयोग बढ़ाना, यही होता है समायोजन। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 9वें प्रश्न की, तो 9वां प्रश्न कोहलबर्ग से है, जिसमें पूछा गया है कोहलबर्ग का सिद्धांत किस विकास से संबंधित है। यानी ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, नैतिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, शारीरिक विकास से, मानसिक विकास से। कोहलबर्ग नैतिक विकास से जाने जाते हैं। सभी लोगों को पता है कि कोहलबर्ग जो है नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास के लिए जीन पियाजे जाने जाते हैं। शारीरिक विकास वाइगोस्की से जाने जाते हैं। मानसिक विकास भी आपके वाइगोस्की से जाने जाते हैं, क्योंकि उसमें बालक जो होता है कुछ ऐसी क्रियाएं करता है, फिर एक समय में आके रुक जाता है, फिर दूसरे की सहायता से आगे बढ़ा जाता है। तो यहाँ पे नैतिक विकास कोहलबर्ग से संबंधित है। जितने भी लोगों का पहला आया है एकदम सही होगा। देखिए सभी के उत्तर पहले ही आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी के उत्तर एक ही आए। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के यहाँ पे स्तर को बताया है, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। ये 3 स्तर बताए हैं। कितने? 3 स्तर बताए कोहलबर्ग ने। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 10वें प्रश्न की, तो 10वें प्रश्न में ये पूछा है कि बुद्धि की इकाई क्या है। ये भी 2018 में पूछा गया, 10 नवंबर का पेपर है। IQ है, EQ है, SQ है, PQ हो। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका किसके साथ जाएगा, ये आपका पहले के साथ जाएगा। IQ होता है, ठीक है। आपको इसके बारे में भी बताया जाएगा लास्ट में कि किस प्रकार से मानसिक बुद्धि के परीक्षण को मापा जाता है। करा बुद्धि लब्धि जो होता है, IQ का प्रयोग बुद्धि के मापन हेतु किया जाता है। विशेष परीक्षण में से यह निश्चित की ओर बढ़ता है आगे।
अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 11वें प्रश्न की, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ये कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि मोंटेसरी जो है विधि किस शिक्षा दर्शन पर आधारित है। ये 2018 में भी प्रश्न पूछा गया था। बाल केंद्रित, शिक्षण केंद्रित, विषय केंद्रित, समाज केंद्रित। तो 11 का जो राइट आंसर जाएगा बाल केंद्रित होगा। अक्षम बालकों के लिए मोंटेसरी का जो था, जिसके कारण ये क्या था कि बालक जो अक्षम बालक हैं वो अपने को समाज में रहने लायक बना सकें। तो राइट आंसर यहाँ पे पहले के ही साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न में है, लेकिन उससे पहले इसकी व्याख्या है। मोंटेसरी शिक्षा विधि बालक के रुचि, क्षमता और गति के अनुसार शिक्षण की प्राथमिकता है कि किस प्रकार से उन्हें अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए मदद मिल सके। तो यहाँ पे देखिए 12वां प्रश्न है, कह रहा है कि सीखने में प्रमुख भूमिका कौन निभाता है। कह रहा है कि अगर आप सीखने की क्रियाएं कर रहे हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाता है। विद्यार्थी निभाता है, शिक्षक निभाता है, पाठ्यक्रम या फिर स्कूल। तो राइट आंसर यहाँ पे 12वें का किसके साथ जाएगा, तो विद्यार्थी। सीखने में प्रमुख भूमिका निभाती है आपके विद्यार्थी। विद्यार्थी ही सीखने के लिए अग्रणी होते हैं। शिक्षक नहीं होगा, पाठ्यक्रम नहीं होगा, स्कूल नहीं होगा, क्योंकि सीखने का कार्य कौन करता है, विद्यार्थी करते हैं। वहीं पे अगर हम बात करेंगे इसकी व्याख्या की, तो बताया है विद्यार्थी स्वयं अधिगम का केंद्रीय पात्र है। सक्रिय भागीदारता से ही सीखते हैं या फिर समूह में रह के सीख लेते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से। क्लास बेहतर लग रही है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सके। साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। इतना याद रखिएगा, आपकी क्लास जो है NCERT पे बेस्ड पे जितने भी आपके जो NCERT बेस मैराथन है उसको बनाया जा रहा है। साथ में आपके NCF 2005, 2009, 2000 आपके 2020 नेप जो है उस पर भी आपके प्रश्न बनाए जा रहे हैं और उसके नोट्स भी बनाए जा रहे हैं। अगर किसी को चाहिए तो आप PDF या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के ले सकता है। अगर हम बात करेंगे 13वें प्रश्न की, तो इसमें कहा कि मोंटेसरी किस देश की रहने वाली थी। इटली की रहने वाली थी, भारत की, इंग्लैंड की, अमेरिका की। अमेरिका यहाँ पे भारत और इंग्लैंड नहीं होगा। राइट आंसर इटली की मनोवैज्ञानिक थी। ठीक है, यहाँ पे मोंटेसरी जो कि अक्षम बालकों पे अपने प्रयोगों के लिए जानी जाती हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या में बताया गया है कि मारिया मोंटेसरी इटली की थी, जिन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा को नवाचार दिया। ये पहली इटली की पहली जो मनोवैज्ञानिक महिला डॉक्टर थी यहाँ पे, इतना याद रखिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे थॉर्नडाइक ने कितने अधिगम के नियम बताए हैं। 3 बताए हैं, 2 बताए हैं, 4 बताए हैं, 5, 3 बताए हैं। ठीक है, कितने बताए हैं, 3 बताए हैं। कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। जिसके अंतर्गत इन्होंने बताया है इफेक्ट, एक्सपीरियंस और यहाँ पे रिड्यूसिंग, और यहाँ पे थॉर्नडाइक ने बताया है अधिगम के 3 नियम इन्होंने बताया है। ये रहे आपके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोगों को बहुत ही बेहतर होगा ये। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे 15वां प्रश्न है। ये कह रहा है अनुकरण किस प्रकार का अधिगम है। यूपी टेट 2018 में पूछा है, 10 नवंबर का पेपर है ये। कह रहा है सामाजिक का है, आनुवंशिक का है, अकादमिक का है, बौद्धिक का है। अनुकरण किसके लिए है, अनुकरण किसके माध्यम से होती है, ये तो बताइए। सामाजिक, किसके माध्यम से, सामाजिक माध्यम से होगा। राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा, सामाजिक होगा। क्यों होगा, ये व्याख्या में देख लेते हैं। बच्चों दूसरों के द्वारा व्यवहार की नकल करना सामाजिक अधिगम के अंतर्गत आता है। बालक जो होता है दूसरे का नकल जो होता है वो समाज में ही करता है या फिर अपने दोस्तों से करता है। यानी क्या करता है, वो दूसरे से ही नकल करके सीखता है। करा कि सबसे अधिक सीखने योग्य उम्र कौन सी होती है या फिर उम्र कौन सी होती है। 2 से 6 वर्ष, 15 से 18 वर्ष, 21 से 25 वर्ष या फिर 30 से 35 वर्ष। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा 16वें का, तो 2 से 6 वर्ष। याद रखिएगा, सबसे सेंसिटिव होती है ये सीखने की क्रिया। इसमें जिस बालक को जिस दिशा में मुड़ना चाहे अब मुड़ जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे शैशवावस्था का मध्य होगा और बाल्यावस्था का शुरुआती क्रम होगा। इसमें बालक सीखने के लिए अग्रिम होता है। इसमें बालक को जिस दिशा में भी मुड़ना चाहे अब मुड़ सकते हैं। डॉक्टर की तरफ झुकाव करना चाहते हैं, इंजीनियर के, मास्टर के या फिर चोर के, किसी भी तरीके से आप उसे किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। इसकी व्याख्या की अगर हम बात करें तो इसमें बताया 2 से 6 वर्ष के मस्तिष्क में सर्वाधिक लचीला होता है, अंततः तेजी से ये नया क्रम सीखता है। अगर हम 17वें प्रश्न की बात करें तो 17वां प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। ये कह रहा है कि बालक किस विधि से सर्वाधिक शीघ्र सीखता है। खेल विधि से, रटने की विधि से, व्याख्या विधि से, अनुकरण विधि से। तो सबसे पहले ये देखिए, कह रहा है कि बालक किस, यहाँ पे कह रहा है कि बालक किस विधि से सर्वाधिक सीखता है। तो खेल विधि से सीखता है, रटने की विधि से, व्याख्या विधि से, या फिर यहाँ पे कह रहा है आपका या फिर अनुकरण विधि से। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तो यहाँ पे खेल विधि से। बालक जो है सबसे अधिक किससे सीखता है, खेल विधि से। तो राइट आंसर यहाँ पे 2 से 6 वर्ष के बीच में सीखता है। तो राइट आंसर यहाँ पे खेल में होगा पहला। अगर हम व्याख्या की बात करें तो खेल विधि से बालक अपनी रुचि व खुशी से सीखता है, जिसे सहज रूप से यहाँ पे इसकी सराहना करनी चाहिए। अगर हम बात करें 18वें प्रश्न की तो कह रहा है कि वाइगोस्की ZPD से संबंधित है किससे। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, बाहरी विकास का क्षेत्र नहीं, दूरस्थ नहीं, निष्क्रिय नहीं। राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा आपका
पहले एक साथ जाएगा, यानी निकटवर्ती विकास का क्षेत्र है। जैसे में अगर हम बात करें, मान लीजिए जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए बालक कोई सीखने का क्रम यहाँ पे है और सीखती शक्ति यहाँ पे जाता है। फिर एक ऐसा क्रम आता है जो यहाँ तक पहुँचने में उसे मदद नहीं करती, यानी रुकावट आ जाती दूसरे की मदद से, यानी सहारा देना यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो यही है ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपका 19 का है। 19 में पूछा कि बच्चा किस वातावरण से सबसे ज़्यादा सीखता है। यूपी टेट 2018 का पेपर है। अनुकूल से, प्रतिकूल से, शोरगुल से, दबाव से। दबाव से नहीं, शोरगुल से नहीं, प्रतिकूल से नहीं, अनुकूल से। तो राइट आंसर यहाँ पे पहले का ही सही होगा इसका भी। अगर व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में सकारात्मक प्रेरणा वातावरण सीखने हेतु आवश्यक होता है, सही बात है। अगर हम आगे बढ़ें 20वें प्रश्न पे, तो 20वां कह रहा है कि यहाँ पे पियागेट यानी जीन पियाजे के शोध किससे संबंधित है। संज्ञानात्मक विकास से, एकदम सही है। नैतिक विकास कोहलबर्ग। शारीरिक विकास जीन पियाजे से नहीं आएगा, ये वाइगोस्की से आएगा। और भावात्मक भी आपका आएगा वाइगोस्की से। तो राइट आंसर यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास से संबंधित कौन है, जीन पियाजे, पियागेट इन्हें कहा जाता है। ठीक है, 1889 में इनका जन्म हुआ था और 1972 में इनका मृत्यु हुआ था। शायद ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे और वहीं पे इनकी मृत्यु हुई थी। राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका, यहाँ पे पियागेट संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण से बताए गए हैं। बालक किस प्रकार से सीखते हैं उसमें बताया गया है शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और यहाँ पे प्रौढ़ावस्था। अगर हम बात करें 21वें प्रश्न की, तो 21वें में पूछा गया अधिगम का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे पहला है व्यवहार में परिवर्तन, केवल ज्ञान, खेलना, और यहाँ पे कह रहा है हमारा यहाँ पे केवल, यहाँ पे स्मरण। तो राइट आंसर जो जाएगा आपका व्यवहार। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा, व्यवहार के साथ जाएगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या में तो बताया है कि अधिगम का सार जो है व्यवहार सोच से अपेक्षित बदलाव के आने से है। यहाँ पे कह रहा है कि किस सिद्धांत में प्रतिकूल भूमिकाएं निभाता है। सॉरी, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न का कट किया गया है, हाँ सॉरी, यहाँ पे कह रहा है कि किस सिद्धांत में प्रतिफलन मुख्य भूमिका निभाता है। ऑपरेटिंग अनुकरण, एकदम सही, ऑपरेटिंग यानी बताना। शास्त्रीय अनुकरण नहीं होगा, यहाँ पे अंतर्दृष्टि नहीं होगा, विश्लेषण नहीं होगा। राइट आंसर जाएगा ऑपरेटिंग अनुकरण के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का पहला आया एकदम सही है। इसमें बताया गया स्किनर के अनुसार कोई व्यवहार जो होता है प्रतिफल मिलने पर बार बार होने की क्रिया, यानी लगाव, यानी क्या कह सकते हैं, फल मिलने पे या फिर पुरस्कार मिलने से वो बार बार वही क्रिया दोहराने कार्य करता है। यहाँ पे कह रहा है मल्टीपल इंटेलिजेंट सिद्धांत किसका है। यहाँ पे कह रहा है कि गार्डन का है, यहाँ पे जीन पियाजे का है, वाइगोस्की का, थॉर्नडाइक का है। तो सभी लोगों को पता है हावर्ड गार्डनर का है बहुबुद्धि का सिद्धांत। यहाँ पे बहुबुद्धि से यानी मल्टीपल इंटेलिजेंट का मतलब है बहुबुद्धि का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो हावर्ड गार्डनर ने 14 प्रकार की बुद्धि बताए थे। याद रखिएगा कि 21 प्रकार की बुद्धि बताए थे। इन सभी को आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा, कि हावर्ड गार्डनर ने मल्टीपल जो यहाँ पे सिद्धांत बताए हैं उसमें कितने प्रकार की बुद्धियों को बताया है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हावर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार के बुद्धि का सिद्धांत दिया है, भाषाई, तार्किक, संगीती आदि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 24वां प्रश्न। इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए कि बच्चे का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है। ये है आपका 2018 का पेपर है, 10 नंबर का है। पिता पर, माता पर, दोनों पर, विद्यालय पे। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, देखिए पिता पर भी होगा और माता पर भी होगा। इस आधार पे हमारा राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ, विद्यालय पे नहीं होगा। लिंग निर्धारण 23 गुण होते हैं, याद रखिएगा। 23 गुण माता से आते हैं और यहाँ पे 23 गुण जो है यहाँ पे पिता से आते हैं। दोनों को मिला के 46 गुण होते हैं, जिसके कारण एक बालक का निर्माण होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे दोनों के साथ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि बायोलॉजिकल आधार पर पिता के गुणसूत्र XY लिंग निर्धारण करते हैं। सॉरी, यहाँ पे पिता के होंगे, माता के नहीं होंगे। पिता के गुण निर्धारित करते हैं कि कौन सा होगा बच्चा का लिंग निर्धारण कौन करता है, पिता का गुणसूत्र निर्धारण करता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे 25वां, जो कि आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में। तो बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है कि किस प्रकार का विकास मापन सबसे मुश्किल होता है, भावात्मक, शारीरिक, सामाजिक, यहाँ पे बौद्धिक। तो इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए सभी लोग। और टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं क्लास के बाद। जितने भी लोगों ने यहाँ पे PDF यहाँ पे क्लास ज्वाइन किया है उन्हें PDF मिलता चला गया है। तो आज की क्लास के लिए एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। क्योंकि आज के जितने भी यहाँ पे प्रश्न बनाए गए यूपी टेट 2018 से संबंधित है, और जिनको भी क्लास बेहतर लगी हो तो एक बार सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।